फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपको जैसे कि पता लग गया है कि आपका CSR ई सर्टिफिकेट जनरेट होने के लिए डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और उसके बाद UGC के सर्टिफिकेट आ चुके हैं, यानी जिनका UGC JRF है उनके सर्टिफिकेट आ चुके हैं और CSR के सर्टिफिकेट भी आने वाले हैं। तो उसके बाद जो आपका सबसे बड़ा डाउट है वो ये कि कैसे आप अपनी JRF फेलोशिप एक्टिवेट करा सकते हैं या कैसे आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, आज की मेरी वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपकी JRF फेलोशिप एक्टिवेट होती है और कैसे आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं और कैसे आप PhD में जाएंगे। तो पूरा ये प्रोसेस समझने के लिए, पर शर्त ये है कि पूरा ये प्रोसेस समझने के लिए आपको एक पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता हो कि आपको क्या करना है और कैसे आपको चीज़ें प्रोसेस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका एक डाउट लेना चाहूँगा। आप ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका जो किसी तो सबसे इससे तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका डाउट लेना चाहूँगा जो आपके मन पे आजकल आ रहा है कि UGC वालों को सर्टिफिकेट आ गया, CSR वालों को कब आएगा। तो देखिए, CSR वालों को भी सर्टिफिकेट 1 वीक के अंदर आ जाएगा और CSR वालों का जो JRF का सर्टिफिकेट है वो CSR ही देगा। आप ये भी पूछ रहे हैं कि UGC का JRF का आ गया पर हमारा क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, आपका CSR JRF निकला है ये, और पार्ट फर्स्ट में अगर आपका रिज़ल्ट में नाम है तो आपका CSR ही आपका सर्टिफिकेट जनरेट करेगा JRF का। बाकी UGC वालों का UGC ने जनरेट कर दिया, और UGC वालों का जो सर्टिफिकेट होता है वो सिंगल ही सर्टिफिकेट होता है जिसका JRF होता है, यानी उसी में JRF होता है, उसी में नेट होता है। तो इसीलिए कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज है कि सर हमारा एक सर्टिफिकेट आएंगे या 2 सर्टिफिकेट आएंगे। तो देखिए, सर्टिफिकेट एक ही आएगा UGC JRF वालों का, उसी में JRF लिखा होगा, उसी में नेट भी लिखा होगा, और साथ में कोई भी फिज़िकली आपका सर्टिफिकेट पोस्ट होके नहीं आएगा। यही आपका सर्टिफिकेट हमेशा चलना है लाइफ टाइम। और वैलिडिटी की बात भी यही है। आप देखेंगे लास्ट लाइन लिखी हुई है कि लाइफ टाइम ये सर्टिफिकेट मतलब वैलिड है। और साथ में अगर आप बात करें JRF की तो 3 साल की वैलिडिटी है। और CSR की मैं बात करूं तो CSR का सर्टिफिकेट JRF का तो CSR की तरफ से आएगा, पर UGC का डाउनलोड आप कर सकते हैं UGC की वेबसाइट से करनी है फेलोशिप अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। तो देखिए, ये भी आपका एक क्वेश्चन रहता है कि कैसे एक्टिवेट होगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि एक्टिवेट आपकी फेलोशिप तभी हो सकती है जब आप एडमिशन लेंगे। विदाउट PhD में एडमिशन लिए आप अपनी फेलोशिप एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए या तो आप वेट कर सकते हैं, सेशन वाइज फॉर्म आते हैं IITs के या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट के, जिनमें आपको PhD के लिए अप्लाई करना होता है, उनके फॉर्म को भरना होता है। या आप रेगुलर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चेक कर सकते हैं इंस्टीट्यूट की, और देख सकते हैं अगर कोई प्रोजेक्ट पोजीशन है या कोई JRF पोजीशन वहाँ अवेलेबल है जिसमें JRF चाहिए, तो आप वहाँ पर अप्लाई करके भी आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो जनरल केस में क्या होता है कि अगर आप सेशन वाइज एडमिशन लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, और अगर आप रोलिंग एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको कंपटीशन कम मिलता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आपको रेगुलर चेक करना चाहिए, ताकि आपका एडमिशन भी जल्दी हो और आप थोड़े कंपटीशन से बच भी सकें और ईज़िली आपका एडमिशन हो सके। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद आपको जहाँ भी आप एडमिशन लेंगे उस इंस्टीट्यूट में आपका पर्टिकुलर एडमिन होगा आपके JRF फेलोशिप का, चाहे वो CSR के लिए हो, चाहे वो UGC के लिए हो, चाहे वो इंस्पायर के लिए हो, वही सब चीज़ हैंडल करता है। तो वो आपको ऑलरेडी बता देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए या कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने हैं आपकी फेलोशिप एक्टिवेट कराने के लिए। एक्टिवेट वही करेंगे, बस वो आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे और सारी डिटेल वही भरेंगे। तो मतलब आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना है, किसी को कुछ बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूट वाले सब कुछ करेंगे, बस जो भी प्रूफ या जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो आपको देने पड़ेंगे, और वो भी वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद ही मांगते हैं, यानी जब आपका एडमिशन हो जाता है। तो तीसरी चीज़ है, देखिए, एडमिशन का भी एक अपना ही प्रोसेस है। आपको एक फॉर्म भरना होता है एडमिशन के लिए। मतलब आपको मैं अगर थोड़ा समझाना चाहूँ तो इंस्टीट्यूट का PhD के फॉर्म आते हैं, आप उन्हें भरते हैं, देन आप वेट करते हैं इंटरव्यू कॉल के, तब इंटरव्यू कॉल आती है। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद फिर रिज़ल्ट की लिस्ट आती है या आपको मेल आती है। तो इस तरीके से एडमिशन होता है। ऐसा भी नहीं है कि एडमिशन आप ये सोच रहे हैं कि ये IIT JAM की तरह होता है या आपका IIT JEE की तरह होता है कि कोई लिस्ट बनेगी, किसी रैंक के थ्रू आपका एडमिशन होगा कि आपकी रैंक अच्छी है तो आपको ISC मिलेगा, या किसी की रैंक बेकार है तो उसको नीचे वाला कॉलेज मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास JRF है, आपके पास नेट है, और अगर आप उस फॉर्म पर अप्लाई कर पा रहे हैं जो भी इंस्टीट्यूट का फॉर्म आया है, तो आपका वहाँ एडमिशन हो सकता है किसी भी रैंक में, कोई भी आपकी रैंक हो। तो इसको आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी रैंक की वजह से आपको एडमिशन मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये एडमिशन टोटली इंटरव्यू बेस्ड होता है। अगर आपका फॉर्म भरने की आपको इजाज़त है तो फिर आपके सब जो डिपेंड करता है, फिर वहाँ पे जो सब डिपेंड करता है वो इंटरव्यू पे ही करता है। नेक्स्ट है, इसी रिगार्डिंग आप पूछते हैं सर क्या मेल करना कंपलसरी है प्रोफेसरों को एडमिशन से पहले। तो देखिए, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है।
आपकी मर्ज़ी है आप मेल करना चाहते हैं या नहीं। अगर देखिए आप रियल में किसी प्रोफेसर में इंटरेस्टेड हैं जाने में, उनकी लैब ज्वाइन करने में और या उनके, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, अगर आप रियल में किसी प्रोफेसर के वर्क में इंटरेस्टेड हैं, उनकी लैब ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेल कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना मेल के भी एडमिशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको फिर करना क्या चाहिए अभी, मतलब जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया कि आपका एक्टिवेशन भी JRF इंस्टीट्यूट पे ही डिपेंड करता है और आपकी PhD में एडमिशन होने के बाद ही सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए मैं आपको कहूँगा ये टाइम जो आपको है पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, क्योंकि देखिए अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा तभी जाके आपका एडमिशन होगा और तभी जाके आपका JRF अच्छे से एक्टिवेट होगा। तो अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के सबसे पहली बात यही है कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस टॉपिक में इंटरव्यू देना है, और टॉपिक नहीं तो कम से कम सब्जेक्ट तो आप डिसाइड कर लीजिए, चाहे वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। मतलब आप इतना डिसाइड कर लीजिए कि आपको इन तीनों में से किस फील्ड में जाना है, और जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तब आप उनमें से कोई 2-3 टॉपिक ऐसे चुन लीजिए जिनको आप अच्छे से बुक से पढ़ें, और ताकि इनसे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं या आपसे पूछा जाए अगर इंटरव्यू में कि किस टॉपिक में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप उन टॉपिक का नाम ले सकें और उनके द्वारा पूछे हुए सारे क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से दे सकें। तो आप यानी यही कोशिश करें कि आपको जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप पूरा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और या आपका अगर कोई और एग्ज़ाम है तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं जब तक आपका एडमिशन। और एक और चीज़ है जो आप पूछते हैं कि क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको होती है इंटरव्यू में, मतलब क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है इंटरव्यू में। तो देखिए ज़्यादातर केसेस में तो हर लैंग्वेज में ही इंटरव्यू ले लिया तो देखिए मैं आपको कहूँगा ज़्यादातर केसेस में तो हिंदी में भी इंटरव्यू ले लिया जाता है, पर फिर भी मैं आपको ये कहूँगा अगर आपको इंग्लिश आती है तो ज़्यादा अच्छा है, और इंग्लिश अगर आप सीख सकते हैं अभी भी, और या इतना कम से कम कि जिसमें आप इंटरव्यू दे सकें, केमिस्ट्री के वर्ड्स बोल सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए आप आज भले इंटरव्यू में बच जाए इस चीज़ से, पर आगे आपको PhD पूरी इंग्लिश मीडियम में ही करनी है। जैसे कि आपको पता, आपको थीसिस पूरी इंग्लिश में लिखनी है, पेपर सारे इंग्लिश में लिखने हैं। तो यानी आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करें खुद को संवारने में, खुद को मतलब ग्रो करने में, डेवलप करने में, और चाहे वो इंग्लिश के लिए हो, चाहे वो सब्जेक्ट के लिए हो, और चाहे आपका रिसर्च के लिए हो। तो मैं ये कहूँगा पूरा ओवरऑल टाइम इस चीज़ पे बिताने की जगह कि कैसे चीज़ें होंगी, इस चीज़ पे बिताएं कि कैसे आप खुद को बेहतर बनाएं। तो अब अगर आपके तो आई थिंक आपको पूरी बातें समझने आ गई होगी, और इसके बावजूद अगर कोई भी डाउट आपके पास है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।